गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो अभी तक हमने प्लस टू के टॉपिक में पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो अब देखें, जब हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक्वस स्टेट में है तो वहाँ पर वाटर भी मौजूद रहेगा, कॉपर सल्फेट भी। तो जब हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनों में टूटेगा और आयनों में टूटते हुए Cu2 पॉजिटिव आयन देगा और SO4 2 नेगेटिव आयन देगा। और इन आयनों की प्रेजेंस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी आयन्स में टूटेंगे, तो वाटर टूटकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देंगे। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के कैटायन मिलेंगे, एक तो Cu2 पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव कैटायन मिलेगा, और दो प्रकार के एनायन मिलेंगे, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव एनायंस। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर जो कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे और एनायन होंगे वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इज लोअर देन H पॉजिटिव आयन। अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल देखें तो वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा हाइड्रोजन H पॉजिटिव के मुकाबले। एनोड सेल अगर हम देखें तो कॉपर 2 पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाकर जमा होगा क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, लो है। अगर जैसे इसके लिए हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर न्यूट्रल के रूप में वहां पर जमा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम प्राइमरी प्रोसेस कहेंगे। हमने पीछे भी बताया था कि प्राइमरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। अब कॉपर का सिंगल एलिमेंट वहां पर स्टेबल है तो वो वहां उस रूप में जमा हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा। रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव टेक प्लेस। देखें, कॉपर का पे 2 पॉजिटिव चार्ज था और वो डिक्रीज होकर 0 हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन होगा Cu2 पॉजिटिव आयन का कैथोड के ऊपर और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। आगे हम बात करें, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव आयन इज लोअर देन SO4 2 नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2 नेगेटिव आयन से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अब कौन जाएगा, OH नेगेटिव आयन जाएगा एनोड के ऊपर। एट द एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, 4 OH नेगेटिव आयन पहले अपने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और OH न्यूट्रल बना देंगे। इसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रोसेस। अब 4 OH आपस में मिलकर यहाँ पर 2 H2O और O2 का निर्माण करेंगे, ये होगा हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेस। तो ऑक्सीजन गैस एनोड से रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन टेक प्लेस, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना ऑक्सीडेशन होता है। तो और O2 गैस रिमूव फ्रॉम द एनोड। अब बच गए जो है H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये हमेशा सॉल्यूशन में रहेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन के अंदर से दो बाकी आयन खत्म ना हो जाए। अब बात करें यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो जैसे कि अगर हम प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वहां पर वो पहले टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, और कैथोड पर जाकर वहां पर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ H2। हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O से H2 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि हमने पीछे वाले केस में दिखाया था वहां पर कि यहाँ पर देखें सोडियम मेटल, इस केस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl में हमने किया था, मोल्टन वाले में, तो वहां पर हमें सोडियम मेटल प्राप्त होगी। तो जैसे कि हमने कॉपर वाले केस में भी किया है, वहां पर हमें क्या मिलेगा, कॉपर मेटल हमें प्राप्त होगी। तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके के द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ Cl2 बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। हमने मोल्टन NaCl में या फिर एक्वस NaCl में दोनों केस में देखा है कि Cl2 कहाँ जाता है, एनोड पर हमें प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रोप्लेंटिंग ऑफ द मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, इस तरीके के द्वारा हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की परत चढ़ा सकते हैं।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय दिस इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने 10वीं क्लास में भी देखा होगा, या हम आगे जो हमारे पास आइसोलेशन या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल वाला जो चैप्टर आएगा, हम वहाँ पर मिनरल और ओर से मेटल प्राप्त करते हैं, उन तरीकों के द्वारा रिफाइनिंग को भी जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो आगे हमारे पास जो टॉपिक जाते हैं, जैसे कि अगला हमारा टॉपिक जाता है फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? फैराडे ने यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर भी अपने नियम बताए हैं और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक करंट बनाना या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तरीके भी बताए। तो यहाँ पर फैराडे ने क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फैराडे ने बताया है कि जितना ज़्यादा मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या फिर डिसॉल्व होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोड में, उस पे डिपेंड करता है। और करंट की मात्रा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों की मात्रा के ऊपर। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलाइट में पास करेंगे, उतना ज़्यादा मास इलेक्ट्रोड पर जमा होगा या इलेक्ट्रोड से डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में। मान लीजिए इफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन पासिंग द Q कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, क्योंकि Q चार्ज है और W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने लगा दिया Z, W इज इक्वल टू ZQ, जहाँ पर Z क्या है? Z इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखें, अब Z किसके बराबर हो जाएगा? Z W के बराबर हो जाएगा जब Q क्या हो? 1 हो। तो यानी इट इज इक्वल टू द मास डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज या फिर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करें दो द सर्किट, तो Z की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। आगे हम बात करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? अब फैराडे के फर्स्ट लॉ से ही हम बात करेंगे, उसी से जनरेट करेंगे सेकंड लॉ को। तो देखें, हमने फर्स्ट लॉ में क्या जाना कि जो मास डिपॉजिट होता है या डिसॉल्व होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना करंट पास किया जा रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तो इसी से कि मान लीजिए हम 2 अलग बीकर लेते हैं और दोनों बीकर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि उनमें से सेम करंट पास हो। तो क्योंकि सीरीज में सेम करंट पास होता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब हम सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में connect in the series, the mass of substance produced at electrodes are directly proportional to equivalent weight। तो जैसे कि मान लीजिए एक बीकर में W1 ग्राम डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पर, जब Q चार्ज वहां पर फ्लो हुआ है, तो मतलब W1 प्रोपोर्शनल किसके हुआ? Q के। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे बीकर में W2 मास डिपॉजिट हुआ है जब उतना ही चार्ज फ्लो हुआ है, तो मतलब W2 किसके प्रोपोर्शनल हुआ? Q के प्रोपोर्शनल हुआ। तो देखें, W1 Q के प्रोपोर्शनल हुआ, W2 भी Q के प्रोपोर्शनल हुआ, तो मतलब क्या हुआ? W1 और W2 आपस में क्या हुए? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यानी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो W1 के बटे में W2 ले आए तो W1 बाई W2 हमें किसके बराबर प्राप्त होगा? कांस्टेंट के बराबर प्राप्त होगा। या फिर हम यहाँ कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ द W1 बटे में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द W2 बराबर रहेगा कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रहेगा फैराडे का सेकंड लॉ। तो आगे टॉपिक हम नेक्स्ट डे लेके आते हैं।